आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का। इसमें हम पढ़ेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, सेटिंग, टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, थीम्स और समरी। सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रांस काफ्का 1883 में पैदा हुए और 1924 में उनकी डेथ हुई। वो 20th सेंचुरी के फेमस नॉवलिस्ट थे। उनकी राइटिंग्स में तन्हाई, बेगानगी, खौफ, जुर्म का एहसास और मुआशरती दबाव जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। उनके फेमस वर्क हैं द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल एंड द कैस्टल। सेटिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ज्यादातर सामसा फैमिली के घर, खासतौर पर ग्रेगर सामसा के कमरे में पेश आती है। महदूद जगह का इस्तेमाल कैद, तन्हाई और सोशल आइसोलेशन के एहसास को जाहिर करता है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट एक मिडिल क्लास यूरोपियन फैमिली की जिंदगी को नुमाया करता है। टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है तब्दीली या रूप बदल जाना। स्टोरी में ग्रेगर सामसा एक सुबह जागता है तो खुद को एक खौफनाक कीड़े की शक्ल में पाता है। ये तब्दीली सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती, जज्बाती और समाजी तब्दीलियों का भी सिंबल है। इसके साथ साथ खानदान के रवैयों में आने वाली तब्दीली भी टाइटल सिग्निफिकेंस को वाजिया करती है। करेक्टर्स ऑफ दी स्टोरी। पहला करेक्टर है ग्रेगर सामसा। स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट वो एक मेहनती सेल्समैन है जो अपने खानदान की कफालत करता है। कीड़े में तब्दील होने के बाद वो खानदान और मुआशरे से कट जाता है। सेकंड करेक्टर है ग्रेटे सामसा। ग्रेगर की बहन इब्तिदा में अपने भाई की देखभाल करती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसका रवैया बदल जाता है और वो भी ग्रेगर को बोझ समझने लगती है। अगला करेक्टर है मिस्टर सामसा, ग्रेगर के वालिद। वो सख्त मिजाज और आमराना शख्सियत के मालिक हैं। वो ग्रेगर के साथ बेरहमी का सलूक करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है मिसिस सामसा, ग्रेगर की वालदा। वो अपने बेटे से मोहब्बत करती हैं, लेकिन खौफ और कमजोरी की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाती। लास्ट करेक्टर है चीफ क्लर्क, दफ्तर का नुमाइंदा, जो ग्रेगर की गैर हाजिरी पर उसके घर आता है। ये किरदार सरमाया दराना निजाम और मुलाजमत के दबाव की नुमाइंदगी करता है। समरी ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का आगाज उस वक्त होता है जब ग्रेगर सामसा एक सुबह नींद से जागता है और हैरान रह जाता है कि वो एक बहुत बड़े और खौफनाक कीड़े में तब्दील हो चुका है। वो एक मेहनती सेल्समैन था जो अपने वालिदैन और बहन की माली जरूरियात पूरी करता था। जिस्मानी तब्दीली के बावजूद उसकी पहली फिक्र अपनी मुलाजमत और खानदान की कफालत होती है। ग्रेगर मामूल के मुताबिक काम पर नहीं जा पाता। उसकी गैर हाजिरी पर दफ्तर का चीफ क्लर्क उसके घर आता है। घर वाले परेशान होकर ग्रेगर से दरवाजा खोलने का मुतालबा करते हैं। बड़ी मुश्किल से ग्रेगर दरवाजा खोलता है। उसे कीड़े की शक्ल में देखकर सब खौफजदा हो जाते हैं। चीफ क्लर्क फौरन भाग जाता है, जबकि उसके वालिद उसे लाठी और अखबार से मारकर दोबारा कमरे में धकेल देते हैं। अब ग्रेगर अपने कमरे में कैद हो जाता है। इब्तिदा में उसकी बहन ग्रेटे उसकी देखभाल करती है। वो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म का खाना लाती है और उसकी जरूरियात का ख्याल रखती है। ग्रेगर महसूस करता है कि अब इसे सड़ा हुआ और बासी खाना ज्यादा पसंद आता है, जो इसकी नई जिस्मानी हालत को जाहिर करता है। ग्रेगर काम ना कर सकने की वजह से खानदानी माली मुश्किलात का शिकार हो जाता है। वालिद दोबारा मुलाजमत इख्तियार करते हैं। वालदा सिलाई का काम करती हैं और ग्रेटे भी मुलाजमत करने लगती है। खानदान आहिस्ता आहिस्ता खुद कफील होने लगता है। ग्रेटे और उसकी वाला सोचती हैं कि ग्रेगर को दीवारों पर रेंगने के लिए ज्यादा जगह दी जाए, इसलिए वो उसके कमरे के फर्नीचर को हटाने लगती हैं। ग्रेगर को महसूस होता है कि उसकी इंसानी जिंदगी की आखिरी निशानियां भी खत्म की जा रही हैं। वो दीवार पर लगी एक औरत की तस्वीर से लिपट जाता है ताकि उसे बचा सके। जब वालदा ग्रेगर को तस्वीर से चिमटा हुआ देखती है तो खौफ के मारे बेहोश हो जाती हैं। ग्रेटे उनकी मदद के लिए दौड़ती है। ग्रेगर भी उनकी फिक्र में कमरे से बाहर निकलता है। इस दौरान वालिद घर वापस आते हैं और वो ग्रेगर को देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और उस पर सेब फेंकना शुरू कर देते हैं। एक सेब ग्रेगर की पुश्त में गहराई तक धंस जाता है और वो शदीद जख्मी हो जाता है। ये जख्म उसकी सेहत को मुस्तकिल तौर पर खराब कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेटे भी ग्रेगर से उकता जाती है। अब वो पहले जैसी हमदर्द नहीं रहती। फैमिली ग्रेगर को एक बोझ समझने लगती है। वो उसके कमरे की सफाई भी मुनासिब तरीके से नहीं करते। माली मुश्किलात की वजह से फैमिली अपने घर के कुछ कमरे 3 किराएदारों को दे देते हैं। खानदान उसके सामने खुद को महजब, बावकार और साबित करने की कोशिश करते हैं। एक शाम ग्रेटे किराएदारों के सामने वायलिन बजाती है। मौसीकी सुनकर ग्रेगर बहुत मुतासिर होता है और उसे महसूस होता है कि उसकी बहन में हकीकी सलाहियत मौजूद है। वो मौसीकी की सहर में कमरे से बाहर निकल आता है ताकि करीब से सुन सके। किराएदार ग्रेगर को देखकर खौफजदा और नाराज हो जाते हैं। वो घर छोड़ने और किराया ना देने की धमकी देते हैं। इस वाक़े से खानदान मजीद परेशान हो जाता है। इसके बाद ग्रेटे ऐलान करती है कि अब ग्रेगर को घर से निकाल देना चाहिए। वो कहती है कि अगर ये वाकई उसका भाई होता तो खुद ही खानदान को तकलीफ से बचाने के लिए चला जाता। ये वो लम्हा है जब ग्रेगर को एहसास होता है कि उसका खानदान उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुका है। दिल शिकस्ता और कमजोर ग्रेगर वापस अपने कमरे में चला जाता है। रात भर वो अपने खानदान के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह वो खामोशी से मर जाता है। सफाई करने वाली औरत सबसे पहले उसकी लाश देखती है और खानदान को इतला देती है।
ग्रेगर की मौत पर खानदान गमगीन होने के बजाय सुकून महसूस करता है। वो घर से बाहर सैर के लिए जाते हैं, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि अब उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आखिर में तवज्जो खास तौर पर ग्रेटे पर मरकूज़ होती है, जो जवान और सेहतमंद हो चुकी है, और वो वालिदैन उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। थीम्स ऑफ द स्टोरी। पहला थीम है अलाइनेशन एंड आइसोलेशन। ग्रेगर अपनी जिस्मानी तब्दीली के बाद मुकम्मल तौर पर खानदान और मुआशरे से अलग हो जाता है। सेकंड थीम है आइडेंटिटी क्राइसिस। नोवेल ये सवाल उठाता है कि इंसान की असल शिनाख्त क्या है और इसे इंसान कौन बनाता है। थर्ड थीम है फैमिली रिलेशनशिप्स। कहानी खानदान के अफराद के बाहमी ताल्लुकात, मोहब्बत और मुफाद परस्ती को जाहिर करती है। फोर्थ थीम है सेक्रीफाइस। ग्रेगर अपनी पूरी जिंदगी खानदान के लिए कुर्बान कर देता है। फिफ्थ थीम है डिह्यूमनाइजेशन। ग्रेगर के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो इंसान ना हो बल्कि एक बेकार शय हो। सिक्स थीम है गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेगर हर हाल में अपने खानदान की जिम्मेदारी महसूस करता है। सेवंथ थीम है कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। कहानी इस हकीकत को नुमाया करती है कि मुआशरा इंसान की कदर उसकी मुआशी अफादियत से करता है। एट्थ थीम है रिजेक्शन। ग्रेगर को उसका अपना खानदान कबूल करने से इनकार कर देता है। नाइन्थ थीम है लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रेगर दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता, जिससे गलत फहमियां और दूरियां पैदा होती हैं। लास्ट थीम है एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कहानी इंसानी जिंदगी की गैर मुतवक्के और बाजुकात बेमायनी नोयत को पेश करती है। सिंबल्स ऑफ दी नोवेल। पहला सिंबल है द इंसेक्ट, कीड़ा बेगानगी, बेवकती और समारी तन्हाई का सिंबल है। नेक्स्ट है ग्रेगर्स रूम, ये कैद, तन्हाई और मुआशरे से कट जाने का सिंबल है। थर्ड सिंबल है द एप्पल, वालिद की तरफ से फेंका गया सेब, सजा, गुनाह और खानदानी दुश्मनी का सिंबल है। फोर्थ थीम है दी डोर, दरवाजा ग्रेगर और दुनिया के दरमियान रुकावट और राबते की नाकामी को जाहिर करता है। लास्ट सिंबल है ग्रेटेस्ट वायलन, वायलन हुस्न, फन, उम्मीद और ग्रेगर की बाकी ईमानदार इंसानियत का सिंबल है।